हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 के लिए जो हमारी धमाकेदार सीरीज चल रही है उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का स्वागत है। नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि आज जो है एक स्पेशल सेशन रहेगा आप लोगों का, जिसके अंदर में मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। कल आप लोगों की टेस्ट भी है, तो उसके लिए भी आप सभी लोग तैयार रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। कल हमारा 2 घंटे का सेशन होगा, 1 बजे से 3 बजे तक, और एग्जैक्ट 3 बजे आप लोगों की जो है टेस्ट होंगी, जिसके अंदर में आप लोगों की जितने जो बच्चे टॉपर्स रहेंगे, ठीक है, उनको प्राइज भी मिलेगा। अब प्राइस के अंदर में और आप लोगों के लिए खुशखबरी जोड़ी गई है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर के अंदर में। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन। जल्दी जल्दी से जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। और जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग हमारे साथ में जुड़ गए हैं और कंटिन्यूसली जो है सेशन को लाइक भी कर रहे हैं। और हमारा यहाँ पर में सेशन स्टार्ट होते से ही 900 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कर दिया है। अगर मैं आप लोगों को कल के सेशन की बात बताऊँ फ्रेंड्स, तो कल एग्जैक्ट आप लोगों ने 1 बजे आ जाना है। 1 बजे आप लोग आ जाओगे। 1 बजे जो है आप लोगों की आप लोग पहले तो पूरा वीडियो देखोगे अच्छे से, फिर वीडियो के आधार पर आप लोगों की एक टेस्ट होंगी। और टेस्ट जो है फ्रेंड्स ऐसी होंगी जिससे आपका दिमाग खुले, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़े, आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। तो कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। कल सभी लोग लाइव आ जाएंगे 1 बजे, क्योंकि जैसे ही सेशन खत्म होगा वैसे ही आप लोगों की टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगी। तो हर एक बच्चे ने यहाँ पर में क्या हो जाना है, लाइव आ जाना है जल्दी जल्दी से। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, अगर आप टेस्ट में अच्छा करते हो तो आपको प्राइज भी मिलेगा। आज मैं आपको उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी और देता हूँ। पहले क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप सभी लोग। सभी लोग दे सकते हैं टेस्ट, हर एक बच्चा, जो बच्चा लाइव देखेगा पूरा लेक्चर कल का, वो टेस्ट दे सकता है। लेकिन वो टेस्ट जो है वो आप लोगों की लाइव ही रहेगी, जैसे ही सेशन खत्म होगा वैसे ही। और जो बच्चा लाइव देख रहा होगा उसी को लिंक मिलेगी वहां पर में पूरी। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देते रहेंगे फ्रेंड्स। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है आप लोगों का, यहां पर मैं बोला गया व्हाट % ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयरन इज देयर इन मैग्नेटाइट ओर। अब मैग्नेटाइट क्या है? सबसे पहली बात तो देखिए फ्रेंड्स, ओर का मतलब क्या होता है। ओर का मतलब होता है कि आपके जो अलग अलग मिनरल्स है, ठीक है, चाहे वो आपका आयरन हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे आप लोगों का कॉपर हो, वो अलग अलग चीज़ों से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। जैसे कि एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट, मेनली बॉक्साइट से निकाला जाता है। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ओर हो गया, अयस्क हो गया। ठीक है, उसके बाद में आयरन जो है आप लोगों का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लेमोनाइट। अब ये क्वेश्चन आता है कि लेमोनाइट किसका ओर है, तो बताओ लेमोनाइट किसका ओर है। लेमोनाइट से क्या मिलता है आपको, आयरन मिलता है। अब ये इतने सारे ओर है, इनमें से आप लोगों का जो मैग्नेटाइट है ये जो है सबसे बेस्ट वाला आप लोगों का जो ओर है वो आप लोगों को मिलेगा। फाइनेस्ट ओर है आयरन का, सबसे ज्यादा आयरन इसी में मिलता है। अगर आपको मैग्नेटाइट ऐसा मिल जाए, ठीक है, मैग्नेटाइट की चट्टान मिल जाए, तो उसमें करीब करीब 70% जो है वो आयरन होता है, लोहा होता है। तो ये एनसीईआरटी का बता रहा हूं आप लोगों को पूरा का पूरा, आप यहां पर में देख सकते हो। तो मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। और आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, आप लोगों का 10th क्लास की जो ज्योग्राफी की पुस्तक है उसी में से आप लोगों का एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क कौन सा है, तो मैग्नेटाइट है। 70% लोहांश इसके अंदर में पाया जाता है। हेमेटाइट जो है फ्रेंड्स आप लोगों का सबसे ये भी एक प्रकार का लौह अयस्क है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है आपका औद्योगिक लौह अयस्क के रूप में। तो आपसे क्वेश्चन दूसरा बनेगा, हेमेटाइट क्या है और मैग्नेटाइट क्या है, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। दोनों में से लोहा निकलता है, ठीक है, दोनों ही लौह अयस्क है। लेकिन सर्वाधिक लौह अयस्क जो औद्योगिक क्षेत्र में इस्तेमाल होता है या आपका इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है वो आप लोगों का होगा हेमेटाइट। और सबसे ज्यादा आयरन किस में पाया जाता है, तो मैग्नेटाइट के अंदर में। तो ये दोनों पॉइंट है जो आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे जितने भी लोग यहाँ पर में देख रहे हैं। और एक बार दबाकर शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप्स है, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां आप शेयर कर सकते हो, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवा दूं। आप लोगों को मैं बता दूं फ्रेंड्स कि ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है आप लोगों को ऐप के ऊपर में डाल दी गई है, और इसके क्वेश्चंस भी बना दिए गए हैं इसके ऊपर में बेस्ड। जैसे कि आपसे बोला जा रहा है एज्यूराइट किसका अयस्क है, तो एज्यूराइट जो है ये कॉपर का अयस्क है। ठीक है, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक क्वेश्चन हम लोगों ने जो है पेड क्लास के अंदर में भी करवाया था, अगर वो क्वेश्चन आपको मिल जाए तो प्लीज इसको डाल दीजिएगा यहाँ पर में। ठीक है, अयस्क को लेकर जहां पर में ये पर्टिकुलरली हम लोगों ने ये पूरी स्लाइड पढ़ाई थी। एजुराइट कॉपर का है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। जिंकसाइट जो है वो जिंक का है। उसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों से पूछा जाता है कि गैलेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है आप लोगों का, गैलेना किसका है, तो लीड का है, शीशे का गैलेना। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, गैलेना किसका अयस्क है, लीड का।
तो क्वेश्चन जो पर्टिकुलरली आपसे पूछा था मैग्नेटिक ओर, ठीक है, आप लोगों का जो मैग्नेटाइट है आप लोगों का मैग्नेटाइट ओर, उसके अंदर में कितना परसेंट लोहा पाया जाता है, तो आंसर होगा 70%। और मैग्नेटाइट किसका ओर है, तो आयरन का है, ये भी याद रख लेंगे आप सभी लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। ओके, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज जो है आप लोगों की 5 घंटे की पेड के अंदर में ऐप के अंदर में 5 घंटे की क्लास है। तो जितने भी बच्चे हैं वो ऐप के अंदर में 5 घंटे वाली क्लास में जरूर आ जाएंगे, सभी के सभी लोग, ठीक है। और जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं, काफी सारे बच्चों के रिक्वेस्ट थी कि सर प्लीज कुछ डिस्काउंट दे दीजिए ताकि हम लोग भी वहां पर में जुड़ सके। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि बीपीएससी के अंदर में, ठीक है, बीपीएससी टीआरई, ठीक है, टीआरई 3, ये एक कोड है आपका जिसके अंदर में आपको टीआरई 3 के लिए 60% ऑफ मिल जाएगा सिर्फ आज के लिए, जिसके अंदर में आप लोग फुल कोर्स के ऊपर में, जिसके अंदर में आपको रिवीजन वाली क्लास, ठीक है, जो फुल कोर्स है वो आप लोगों का जो 65 पेपर्स की जो है पूरा का पूरा वो सारा का सारा आपको मिल जाएगा। इसी के तरह आप बीपीएससी अगर 4 के लिए कर रहे हो, टीआरई 4 के लिए, तो बीपीएससी टीआरई 4 ये कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें आप लोगों को 50% ऑफ मिल जाएगा फ्रेंड्स। इसमें आपकी वैलिडिटी पर ज़्यादा रहेंगी, कॉस्ट बहुत आती है पीछे से, इस वजह से, ठीक है। पूरी कोशिश की जा रही है कि जहाँ तक भी संभव हो आप लोगों को पूरी रियायत उसके अंदर में दी जा सके। ओके, चलिए, तो आप आज शाम तक जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हो इन कोड का। बीपीएससी टीआरई 3 इस्तेमाल कर लोगे टीआरई 3 के लिए, और बीपीएससी टीआरई 4 इस्तेमाल कर लोगे कोड आप लोगों का बीपीएससी 4 के लिए, आपका टीआरई 4 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े हम लोग। यहाँ पर में देखिए, स्टेट रिलीजन ऑफ इंडिया इज, भारत का जो है राज्य धर्म क्या है। अब देखिए, भारत का राज धर्म की अगर हम लोग बात करें तो भारत का कोई भी राजधर्म नहीं है, और ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदुइज्म नहीं है, बौद्ध जैन नहीं है, भारत का कोई भी राज्य धर्म नहीं है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। ओके, तो हमारे भारत के संविधान के अनुसार हम धर्मनिरपेक्ष है, सेक्युलर कंट्री है हम, ठीक है, और हमारा कोई भी राजधर्म नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का 18 सितंबर 2023 को एस्टेट की एग्जाम में आया हुआ प्रश्न हो सकता है बीपीएससी पूछ ले इसको। ध्यान से देखिए आप सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के लिए सही है। ओके, देयर इज लैक ऑफ रिलीजियस फ्रीडम हेयर, यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है। क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है यहाँ पर में। रिलीजन हैज प्राइमेसी हेयर, यहाँ पर में धर्म को प्राथमिकता दी गई है। यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, यह धार्मिक सद्भाव का अभाव। देखिए, ये एस्टेट का एक्चुअल क्वेश्चन है, आपके बिहार के एग्जाम का क्वेश्चन है आपका। प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखिए आप लोग, ठीक है। तो हमारे भारत के बारे में ये सही है कि यहाँ पर में हम लोग सेक्युलरिज्म को फॉलो करते हैं, धर्मनिरपेक्षता को फॉलो करते हैं। एक्चुअल क्वेश्चन है एस्टेट का आप लोगों का, ठीक है। तो जिस भी बच्चे की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी वो इस क्वेश्चन का आंसर आराम से लगा देगा। सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग, ये एस्टेट के आप लोगों का टीआरई के अंदर में आया हुआ एक्चुअल क्वेश्चन है। बीपीएससी टीआरई का कितना भी, देखिए सिंपल सा है, AMMAG जो अभी आप पूछ रहे हो, ठीक है, सिंपल है। आप क्या करोगे, जैसे कोई भी आपका क्लास चल रही है उसके नीचे में जो लिंक है ना उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पर में अपडेट कर दिया है हमने, जो ये लिंक ट्री है इसके अंदर में सारे जो आपके अपडेट कर दिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप टीआरई 3 की बात कर रहे हो, टीआरई 3 के अंदर में आपका, जैसे अगर आप टीआरई 3 पीआरटी की बात करते हो तो इसको आप जैसे ही खोलोगे यहाँ पर मैं आपको देखिए आज शाम तक का 12 बजे तक का जो है कूपन आपको मिल जाएगा यहाँ पर में, ठीक है। और केवल 640 रुपये के अंदर में आपको पूरा कोर्स मिलेगा, पूरा फुल कोर्स है ये, ठीक है। इसमें रिवीजन क्लास आपकी 65, आपकी टेस्ट सीरीज, आपकी वीडियो, सब कुछ अवेलेबल है इसके अंदर में, ठीक है। और इवन अभी जो रिवीजन होंगी आपकी 5 तारीख से वो भी इसके अंदर में इंक्लूडेड है। और टीआरई 4 का लेना है तो आप टीआरई 4 का कर सकते हो, ठीक है, वो भी आपको इसी के अंदर में मिल जाएगा। नीचे में आप जाओगे टीआरई 4 के लिए अगर बात करोगे आप लोग तो वो आप लोगों को 50% ऑफ के अंदर में मिल जाएगा। ये इस तरीके से आप देख सकते हो इसको, ठीक है। ये भी आज शाम तक के लिए 999 रुपीज़ के अंदर में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में यहाँ पर मैं अगर हम बात करें फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है ये बताओ आप पहले तो। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर में है, प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है फ्रेंड्स ये आपको मिलेगा हेग के अंदर में। हेग नाम की जगह कहाँ है, नेदरलैंड के अंदर में, द हेग नेदरलैंड के अंदर में। हमारे भारत से जो न्यायाधीश बने हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर में, वो सबसे पहले बने थे BN राव, ठीक है, BN राव। कब बने थे ये, 1950 में। अब इनका कार्यकाल जो है फ्रेंड 9 साल का होता है, तो 1959 तक वो वहां पर में जज रहे। ओके, उसके बाद में नगेंद्र सिंह जो है फ्रेंड्स ये भी बने थे एक समय में भारत की तरफ से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर में। टोटल कितने जजेस होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर में, 15 जजेस होते हैं, 15 जजेस। कार्यकाल कितने साल का होता है, 9 ईयर्स का होता है कार्यकाल, 9 साल का, 9 ईयर्स का। ओके, हाल ही में अभी जो है फ्रेंड्स आप लोगों का इसके अंदर में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर में कुछ चेंजेस हुए, आप लोगों के कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई है, वो भी मैं आप लोगों को कल, जो आपका कल वाला सेशन है उसके अंदर में पूरा रिवाइज आप लोगों को करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके लिए भी तैयार रहिए। दलवीर सिंह भंडारी अभी प्रेजेंट में है, प्रेजेंट के अंदर में भारत की तरफ से जज है, तो ये भी आप लोगों ने थोड़ा सा याद रख लेना, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका।
नाउ फ्रेंड नेक्स्ट है आपका, कैन द सेम पर्सन बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट? क्या एक पर्सन, अब देखिए कैसा यस नो टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया, और ये एक्चुअल क्वेश्चन है आपके टीआरई का, ठीक है। अब मैं आपको इसके बारे में भी पूरा बता देता हूँ, इसका आर्टिकल जो भी सारी चीजें वो सारी आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। और कब से अलाउ किया गया। तो क्या एक ही व्यक्ति को, ठीक है, एक ही व्यक्ति को जो है दो राज्यों का गवर्नर बनाया जा सकता है? जी हाँ, अब बनाया जा सकता है, पहले नहीं बनाया जा सकता था, अभी बनाया जा सकता है। ओके, अभी बनाया जा सकता है, हाँ। अब कैसे, ध्यान से समझिए आप सभी लोग फ्रेंड्स। हमारे भारत के अंदर में आर्टिकल नंबर 153 कहता है कि एक पोस्ट होगी हर राज्य में जिसको हम गवर्नर कहेंगे। ये गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? ये आर्टिकल नंबर 155 में लिखा हुआ है। और गवर्नर की अपॉइंटमेंट करता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट करेगा, ये आर्टिकल नंबर 155 में लिखा है। गवर्नर की पोस्ट कहाँ डिसाइड की गई है? आर्टिकल नंबर 153 के अंदर में, ठीक है। और गवर्नर को अपॉइंट करेगा राष्ट्रपति, ये 155 में लिखा हुआ है। अब हुआ क्या था, ठीक है, आपका 1956 से पहले तक एक व्यक्ति एक ही राज्य का गवर्नर बन सकता था, ठीक है, एक व्यक्ति एक राज्य का गवर्नर। लेकिन क्या हुआ, 1956 में 7वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके जरिए अलाउ कर दिया गया कि सेम पर्सन, एक ही पर्सन जो है वो दो या दो से ज्यादा राज्यों का भी गवर्नर बनाया जा सकता है। भाई पहले यहाँ पर में इतनी सारी जो है वो बेरोजगारी है, कई सारे लोग जो है बैठे हुए हैं, एक इंसान को दो दो राज्य का बना देंगे, इससे अच्छा अलग अलग लोगों को बनाओ, ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा, ठीक है। और वैसे भी गवर्नर की जो पोस्ट होती है ना फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक तरीके से वो रबर स्टैम्प की तरह ही होता है, केंद्र सरकार के तरफ से, केंद्र सरकार जो बोलता है वही करता है। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है आप लोगों ने देखा, ठीक है। आप लोगों ने इससे पहले, अगर आप लोग जिंदा होंगे 2012-13 के समय में, 11 के समय में, उस समय में गुजरात के अंदर में गवर्नर और उस समय के जो मुख्यमंत्री थे, जो कि अभी प्रधानमंत्री, उनके बीच में टसल चलता रहता था। तो ये हर सरकार हर समय में होता है, गवर्नर जिसकी सरकार होती है केंद्र में, उसके इशारे पे ही काम करता रहता है। ओके, चलिए, तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा संविधान संशोधन था जिसके जरिए एक ही व्यक्ति को दो या दो से ज्यादा राज्यों का गवर्नर बनना अलाउ कर दिया। 7वां संविधान संशोधन 1956 के जरिए, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ये 7वां संविधान संशोधन ही था जिसने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को भी लागू करवाया था। हमारे भारत के अंदर में भाषा के आधार पर राज्यों को फिर से रीऑर्गेनाइज कर दिया था ना 1956 में, वो इसी संविधान संशोधन के जरिए हुआ था, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप देख सकते हो कि कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है गवर्नर से संबंधित, अगर आप लोगों को चाहिए होगे तो आप बता देना, ठीक है। ये आप लोगों के लिए मैं अवेलेबल करवा दूंगा कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेंगे, ये आर्टिकल नंबर 155 में दिया है। राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, आर्टिकल नंबर 153 में। राज्यपाल का कार्यकाल वैसे 5 साल का होता है, लेकिन हम लिखते हैं वहां पर में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति की इच्छा तक। अगर राष्ट्रपति चाहे तो बीच में भी उनको डिसमिस कर सकता है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, सार्वभौमिक अधिकार, मताधिकार का अर्थ यह है कि मत देने का अधिकार नियंत्रित नहीं होता है, ठीक है। किसके आधार पर नियंत्रित नहीं होता है मत देने का अधिकार? बता दीजिए जल्दी जल्दी से। तो यूनिवर्सल सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट, रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, ठीक है। आप जो है रेस्ट्रिक्टेड मतलब जो है जाति के आधार पर या जो है आपके लिंग के आधार पर आपका रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, आपके बिलीफ के आधार पर रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, आप अमीर हो गरीब हो उसके आधार पर भी रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो आंसर इज मोर देन वन ऑफ दी अबव, ठीक है। कितने लोग हैं जिन्होंने डी आंसर लगाया है? मैक्सिमम लोग जो है फ्रेंड्स ए आंसर लगा रहे हैं। यहाँ पर में आंसर ऑल ऑफ दी अबव होगा। ध्यान से समझो कैसे। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब क्या होता है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो हर किसी को वोट देने का अधिकार अगर एक निश्चित आयु उसने प्राप्त कर लिया है। तो आज हमारे भारत के अंदर में वोट देने की उम्र कितनी है ये बता देंगे आप सभी लोग। आज हमारे भारत के अंदर में यूनिवर्सल सफरेज जो है इसकी उम्र, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, वो है आपकी, ठीक है, आप लोगों का 18 साल। लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में, उस समय में यूनिवर्सल सफरेज जो था हमारा वो था, ठीक है, 21 साल। 21 से घटाकर 18 साल किया गया था 1988 में 61वें संविधान संशोधन के जरिए, ठीक है। ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रख लीजिए ना। ऐप के ऊपर में क्लास, जी सर, आज होने वाली, आप आज को बताया भी था आप लोगों को, आज के 5 घंटे की क्लास है, ठीक है। हु रूट द बुक द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी? द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी काफी एक फेमस बुक है फ्रेंड्स, द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये आप लोग थोड़ा सा इसको याद रख लेना। ओके, प्रताप भानु मेहता,
इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी, काफी फेमस बुक है द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये क्वेश्चन कभी भी हो सकता है, आप लोगों से रिपीट होकर पूछ ले, हो सकता है आप लोगों से 1 to 5 के जीएस के अंदर में पूछ ले ये क्वेश्चन, ठीक है। तो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको याद रखेंगे। और जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ फ्रेंड 2000 से ज़्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। जल्दी जल्दी से फ्रेंड सेशन को और भी जगह जहाँ आप लोग शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे। और जिन भी लोगों ने, ठीक है, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखिए यहाँ पर मैं द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए, एलुवियल सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एज। जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो उसकी उम्र के आधार पर निर्धारित होती है। आप लोगों को बताना है कि जलोढ़ मिट्टी जो उसकी उम्र के आधार पर निर्धारित होती है, तो नई वाली जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी कैसे बनती है, पहली बात तो ये समझिए आप लोग। जलोढ़ मिट्टी का मतलब होता है जब नदी, ठीक है, नदी का पानी पहाड़ों पर से आता है और मैदानी इलाके में वो नदी का पानी बाढ़ के माध्यम से इधर उधर चला जाता है और अपने साथ में जो चीज़ें उखाड़ कर लाया था उसको बिछा देता है, तो जो उससे मिट्टी बनती है उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, एलुवियल सॉइल। अब जो एलुवियल सॉइल है वो 2 प्रकार की होती है, ठीक है, एलुवियल। एक होती है न्यू वाली और एक होती है ओल्ड वाली। ओल्ड वाली को बोलते हैं बांगर, ठीक है, बांगर या भंगार से आप लोग याद रख लो, बांगर भंगार, ठीक है। और जो न्यू वाली होती है आपकी उसको बोलते हैं खादर, खादर। तो न्यू वाली की बात हो रही है और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, नई वाली जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको खादर कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग एक बार जल्दी जल्दी से सभी लोग कमेंट में लिख देंगे ताकि आप लोग को याद हो जाए हमेशा के लिए। एक बार हर कोई बच्चा जल्दी से लिख देगा, ठीक है, खादर किसको बोलते हैं और बांगर किसको बोलते हैं, लिख दीजिए एक बार जल्दी जल्दी से सभी के सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया, तो आंसर आपका इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जनरली जो खादर मिट्टी होती है वो नदी के पास बनेगी या दूर बनेगी। खादर का मतलब होता है नई वाली मिट्टी, ये कंसेप्चुअल पॉइंट है, आप समझिए इसको। खादर का मतलब होता है नई वाली, न्यू मिट्टी। अब जो नई वाली मिट्टी है फ्रेंड्स, ऑब्वियस सी बात है कि वो पास में, नदी के पास में अभी भी बन रही है, नदी में बाढ़ आती है, नदी से जितना दूर जाओगे खादर मिट्टी के बदले में बांगर मिट्टी आपको मिलने लगेंगी। बांगर कम उपजाऊ होती है क्योंकि वो पुरानी हो चुकी है, पथरीली, उसमें रेत के कण। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज, एक और क्वेश्चन आया था कि किसके अंदर में कंकड़ पाए जाते हैं, ठीक है, तो फ्रेंड्स उसका आंसर था बांगर मिट्टी है जिसके अंदर में कंकड़ पाए जाते हैं, क्योंकि वो बहुत पुरानी मिट्टी हो चुकी है। मैंने आपके सारे क्वेश्चन पेपर्स अच्छे से देखे हुए हैं, कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, उन सारी चीजों के आधार पर ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और आज जो मैं आपको 5 घंटे की क्लास लेने वाला हूँ, अभी 3 से 5 क्लास है, फिर 7 से 9 क्लास है आप लोगों की, और आप लोगों की ठीक है 10:30 से 11:30 क्लास है, ऐसे 5 घंटे की क्लास है आज ऐप के ऊपर में। उसमें भी मैं आपको उन्हीं के आधार पर क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके, ठीक है। चलिए, तो मुझे बताया गया है कि क्वेश्चंस को ऐड कर दिया गया है आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका एलुवियल सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, ये याद रखना है। हमारे भारत के अंदर में सबसे ज़्यादा अगर कोई मिट्टी पाई जाती है तो वो एलुवियल सॉइल ही पाई जाती है। अब आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, एज पर एनसीईआरटी भारत में एलुवियल सॉइल कितना % है, बताइए जल्दी जल्दी से आप सभी लोग, कितना % है, लगभग कितना % जो है वो एलुवियल सॉइल हमारे भारत के अंदर में पाई जाती है। और ये क्वेश्चन आता है आप लोगों का एग्जाम के अंदर में, ठीक है, एसएससी एमटीएस 2018 के एग्जाम के अंदर में पूछा भी गया था ये क्वेश्चन आप लोगों का, और डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड है। लगभग जो है फ्रेंड्स, ठीक है, नियरली अगर मैं बताऊं आपको तो 40% जो है आप लोगों का भारत के अंदर में अकेली यही मिट्टी पाई जाती है, एलुवियल सॉइल पाई जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना आप लोगों ने, ठीक है। कई जगह पे आप लोगों को, कई सारे जो रेफरेंस बुक है आप लोगों को वहां पर में 40% की जगह पे 40% से लेकर 43% के बीच में मिलता है। तो 40 to 43% जो है आप लोगों की क्या है, ठीक है, एलुवियल सॉइल है हमारे भारत के अंदर में, पूरे भारत का अगर मैं बात करूँ तो उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा इसका आंसर करे। मैं पोल भी यहाँ पर में जनरेट कर देते हैं हम लोग, 43%, ठीक है। आप लोगों को मैं बता, दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन आए हैं आप लोगों के, 40 से 43, और बहुत ज्यादा क्लोज उससे नहीं जाएगा आपका, या तो 40 देगा या तो 43% देगा। चलिए पोल भी आ गया, पोल में भी आंसर कर दोगे आप सभी लोग। आप लोग बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हायर कंसेंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स, कंकड़ पिंडों का ज्यादा पाई जाती है आप लोगों की। तो आपकी देखिए फ्रेंड्स, ये खादर और बांगर, ठीक है, ये एलुवियल सॉइल है, और बांगर जो है ये बहुत पुरानी वाली जलोढ़ मिट्टी है, तो इसमें एक्चुअली कंकड़ पाए जाते हैं ज्यादा, ठीक है, इसके अंदर में, ये याद रखना है आपने। और ये मैंने करवाया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों को, ठीक है, अलग अलग समय पे मैंने आपको करवाया है। तो जो कंकड़ होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, वो आप लोगों के किस में पाए जाते हैं, जो आपकी पुरानी वाली मिट्टी होती है आप लोगों की, बांगर मिट्टी, उसके अंदर में पाए जाते हैं, बांगर के अंदर में, एज कंपेयर टू खादर। कंकड़ जो है वो ज्यादा होते हैं बांगर के अंदर में।
नाउ इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आज के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज आप लोगों की 5 घंटे की क्लास है, उसके लिए काफ़ी सारे बच्चों ने जो है वो रिक्वेस्ट की थी। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए आपका बीपीएससी टीआरई 3 ये कूपन का इस्तेमाल कर सकते हो। फ्लैट 60% ऑफ आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। आज रात 12 बजे तक का ही ऑफर है आपके पास में, ठीक है, ताकि आप लोग जो बच्चे पढ़ने वाले हैं और जो पढ़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, वो इसका आनंद उठा सके। और टीआरई 4 के लिए अगर कर रहे हो तो उसके लिए फ्लैट 50% ऑफ है आप लोगों का। बीपीएससी टीआरई 4 आप ये कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। चलिए जल्दी आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। ओके, आप देखिए फ्रेंड, निम्नलिखित किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉइल फाउंड? ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी किस में पाई जाती है? आप समझा और हमें समझना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या बात है सुमित सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आपकी समझदारी है कि आपको समझ में आ रहा है, और ये समझ का ही समझ है ये सारी की सारी, कि आप इतने अच्छे से समझदार तरीके से समझ पा रहे हो। ब्लैक सॉइल जो है वो कहाँ पर में पाई जाती है बताइए? कर्नाटक में, गुजरात में, उत्तराखंड के अंदर में, ठीक है। तो देखिए गुजरात के अंदर में तो अच्छी खासी मात्रा में पाई ही जाती है काली मिट्टी आपकी, ठीक है, गुजरात के अंदर में। साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर में जो ये दक्कन का इलाका है आपका, दक्कन का पठार का इलाका, जिसमें कर्नाटक भी आ जाता है, उसमें भी पाई जाती है। तो कर्नाटक और गुजरात, तो आंसर आप लोगों को हो जाएगा मोर देन वन ऑफ दी अबो, उपरोक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ दी अबो। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आप लोग देख सकते हो ये एनसीईआरटी का मैप है। एनसीईआरटी के मैप में आप देखिए यहाँ पर में गुजरात में तो पाई जाती है, साथ ही साथ ये इस इलाके में, तो यहाँ कर्नाटक भी आ गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आ गया आपका, मध्य प्रदेश आ गया, महाराष्ट्र आ गया। तो इन इलाकों के अंदर में जो है काली मृदा पाई जाती है। काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? क्या आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हो? काली मिट्टी को किस नाम से आप लोग जानते हो? काली मिट्टी का नाम क्या है? आप लोग मेरे को कमेंट करके जल्दी जल्दी से बता देंगे, ठीक है। तो काली मिट्टी को जो है फ्रेंड्स हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसमें कॉटन बहुत अच्छी मात्रा में उगता है, कॉटन, कपास। अब देखिए ये बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है, ठीक है, मुझे ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन, ठीक है। हो सकता है कभी भी आप लोगों से जीएस में ये रिपीट कर ले क्वेश्चन। हु वाज द मुगल रूलर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ प्लासी? पहली बात तो प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? प्लासी की जो लड़ाई थी फ्रेंड्स, ये हुई थी आप लोगों की 1757 के अंदर में, है ना। तो बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी ये बता देंगे आप सभी लोग? प्लासी का युद्ध और उससे रिलेटेड जो भी आप लोगों से क्वेश्चंस है बन सकते हैं, वो सारा आपको बताता हूँ मैं। प्लासी के युद्ध के समय में, ठीक है, ये प्लासी का युद्ध हुआ था आपका बंगाल के इलाके अंदर में, ठीक है। पलाशी नाम की जगह थी, ठीक है, उसको प्लासी बोल देते थे वो अंग्रेज लोग, तो प्लासी हो गया वो। उस समय में जो शासक था उनका नाम था शाह आलम दो, ठीक है, शाह आलम द्वितीय, ये शासक था, ठीक है। और उस समय में बंगाल का नवाब कौन था ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध किया, लेकिन बाद में ऑब्वियस सी बात है अनफॉर्चुनेटली वो हार गया था, ठीक है, क्योंकि उसके कुछ लोगों ने उसको धोखा दे दिया, मीर जाफर ने उसको धोखा दे दिया था। ओके, तो ये बताइए आप सभी लोग जी, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों का जो है फ्रेंड्स मुगल सम्राट कौन था? अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों से 1857 के समय में पूछा है। आपका आलमगीर दो नाम हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आलमगीर दो जो है आप लोगों का 1754 से लेकर 1759 तक, ठीक है, आलमगीर दो था, ठीक है, आलमगीर दो। तो आलमगीर द्वितीय जो है फ्रेंड्स ये शासक था यहाँ पर में। शाह आलम दो जो है आप लोगों का था यहाँ पर में बैटल ऑफ बक्सर के समय में, बक्सर के समय का शासक था ये, बैटल ऑफ बक्सर के समय में। ओके, अच्छा, क्या आलमगीर दो का प्लासी की लड़ाई के अंदर में कोई योगदान था? नहीं था, ठीक है। ध्यान से समझिए आप सभी लोग, मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, फिर ये क्वेश्चन फिर से देख लेंगे हम लोग। ध्यान से समझिए आप सभी लोग, हुआ क्या था। ये बंगाल का इलाका है, यहाँ पर में सिराजुद्दौला, सिराज, ठीक है, उद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला जो है वो यहाँ का नवाब था, बंगाल का नवाब, ठीक है। तो सिराजुद्दौला जो है आपका, उसने क्या किया, उसने अंग्रेज़ों को बोला कि भाई यहाँ पर में टैक्स दो आप। अंग्रेज़ों ने टैक्स देने से मना कर दिया, तो जो सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला, उसने अंग्रेज़ों की कासिम बाज़ार स्थित जो फैक्ट्री थी उसके ऊपर में कब्जा कर लिया। फिर यहाँ जो मद्रास है वहाँ से सेना भेजी गई, जिसका नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है फ्रेंड्स, उसने क्या किया, सिराजुद्दौला का जो एक सेनापति था, ठीक है, मीर जाफ़र, मीर जाफ़र, उसको जो है अपने तरफ में मिला लिया,
ठीक है, उसको ब्राइब देकर उसको अपने तरफ में मिला दिया, उसको लालच दिया कि जब सिराजुद्दौला मर जाएगा तो तुमको नवाब बना देंगे। तो मीर जाफर जो इधर साइड से हो गया रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से, सिराजुद्दौला को मार दिया गया और इसके इस तरह से प्लासी की जो लड़ाई थी, ठीक है, 1757 की, वो अंग्रेज लोग बड़े आसानी से जीत गए। उस समय में दिल्ली में, ठीक है, आलमगीर सेकंड वो शासन कर रहा था। अब ये आलमगीर सेकंड का मतलब क्या हो गया? आलमगीर सेकंड है तो फिर आलमगीर वन कौन था? अब अगर ये आलमगीर वन है, ठीक है, तो आलमगीर सेकंड कौन था ये भी बता दीजिए आप सब। मतलब आलमगीर वन टू ये है तो आलमगीर वन कौन था? तो आलमगीर वन या आलमगीर की उपाधि किसकी थी? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखा भी दूंगा। औरंगजेब की थी, औरंगजेब, ये याद रखना है आप लोगों ने, आलमगीर की उपाधि। आलमगीर नामा किसके समय में बनाया गया था? औरंगजेब के समय में बनाया गया था, ये भी आप लोग याद रख लोगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा कि प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था, उस समय में मुगल शासक थे आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द सेकंड। ओके, बक्सर की लड़ाई के समय में कौन थे? तो शाह आलम दो थे। दोनों ही पॉइंट्स याद रख लेना आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, चलिए, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर से ये क्वेश्चन है आपका, प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? तो अब आप लोग आंसर लगा दो, ठीक है, आंसर अब आप लोग लगा दो, ठीक है। निम्नलिखित में से किस घटना ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया था? पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट ऑफिशियल पेपर के अंदर में पूछा गया प्रश्न आपका, बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ठीक है, निम्नलिखित में से किस घटना ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया? आंसर करना है आप सभी लोगों ने। मेरी बेटी बोल रही है तुम्हारे सर दीवार पर क्यों घस रहे हैं? अच्छा, उसको लग रहा है कि ये दीवार है। बोलना कि सर के पास में एक सर भी छोटे से बच्चे ही है, ठीक है, जैसे वो छोटी सी बच्ची है और दीवार पर लिखती है ना, तो मैं भी यहाँ पर मैं दीवार के ऊपर में ही लिखता हूँ, यहाँ पर मैं दीवार पे, ठीक है, और दीवार के ऊपर में ही कलाकारी करता हूँ, तो मैं भी अभी बच्चा ही हूँ, ऐसा बोल दीजिए उसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस घटना ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया था? तो बेसिकली बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई के बाद में ना इलाहाबाद की संधि हुई, इलाहाबाद की ट्रीटी, ठीक है, इलाहाबाद ट्रीटी हुई जो कि हुई थी 1765 में, जिसके तहत बंगाल से जो है राजस्व वसूलने का अधिकार किसको मिल गया? ये मिल गया अंग्रेजों को, ठीक है। अंग्रेजों को नवाब जो अंग्रेजों को वहाँ का दीवान घोषित कर दिया गया। दीवान का मतलब होता है टैक्स वसूल करना। तो इस तरीके से बेसिकली जो है बंगाल के मेन जो थे, ठीक है, लोग, क्योंकि जिसके पास में जो टैक्स वसूल कर रहा है वो मेन लोग हो गए, तो बंगाल के जो टैक्स वसूल करने की जिम्मेदारी जो अंग्रेजों को मिल गई थी, उसके जरिए बैटल ऑफ बक्सर के बाद में इलाहाबाद ट्रीटी के जरिए अंग्रेज जो है वो वैध स्वामी बन गए बंगाल सूबे के। पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट ऑफिशियल पेपर में पूछा गया प्रश्न था आप लोगों का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारे भारत के अंदर में आप लोगों को बताना है जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत जो है उत्पादन किया जाता है? हमारा भारत कितना प्रतिशत जो है जल विद्युत, ठीक है, बनाता है? व्हाट परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कंट्रीब्यूटेड बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया? बहुत बढ़िया। तो देखिए फ्रेंड्स, आंसर जो है आप लोगों को हो जाएगा यहाँ पर में अराउंड 22%। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये जो पानी होता है ना, इसको रोक कर रखा जाता है डैम्स के अंदर में, ठीक है, ऐसा, और इस तरीके से यहाँ पानी को जो है बहुत तेज़ रफ्तार से टरबाइन पर छोड़ा जाता है। टरबाइन गोल 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 घूमती है और फिर इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भेजी जाती है, ठीक है, आपके घरों में या जहाँ पर में भी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर में। तो ये पानी को जमा करके फिर पानी को तेजी से टरबाइन पर फेंकना ताकि टरबाइन गोल गोल घूमे। देखो मेन क्या दिक्कत है, टरबाइन घुमाना। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल टरबाइन घुमाना है। टरबाइन घूमेगा, वहां पर में मैग्नेटिक फ्लक्स कट होंगे और इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो आपका काम सिर्फ टरबाइन घुमाने का है। तो टरबाइन घुमाने के लिए हमने क्या जुगाड़ लगाया?
पानी रोको, पानी को फिर बहुत तेजी से भेजो इसके ऊपर में टरबाइन पर, तो टरबाइन घूमेगा। जस्ट लाइक यो पानी से आप फोर्स फवारा मारते हो ना, बस वैसे वाला कि जोर से फेंको तो टरबाइन घूम जाएगा। तो 22% इलेक्ट्रिसिटी हमारे भारत की हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से बनती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोगों ने याद रख लेना है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का देख सकते हो टीआरई में पूछा गया था। दिख रहा है आपको ओरिजिनल पेपर आप लोगों का, जो कि आपके बीपीएससी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। और अब आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन आपका 6 सितंबर 2023 को एस्टेट के एग्जाम में भी पूछा गया था। आप बताइए कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर में ये सारी की सारी चीज़ें करना हमारे लिए। और मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अराउंड जो है वो 2900 से ज़्यादा आप लोगों ने सेशन को लाइक भी कर दिया फ्रेंड्स। ऐसे ही आप सभी लोग सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, ताकि और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर में सॉल्व कर सके आप लोगों के मोटिवेशन से, ठीक है। तो आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आप लोगों ने लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 63rd बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, 63वीं बीपीएससी के एग्जाम में। जो बच्चा देखेगा सेशन उसका फायदा होगा। और आज मैं जो करवाने वाला हूँ आप लोगों को 5 घंटे की क्लास, और कल आप लोगों की, आप सभी लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। कल आपकी एग्जैक्ट 1 बजे बहुत इंपॉर्टेंट वाली क्लास है। सभी के सभी बच्चे आ जाएंगे 1 बजे आप लोग, ठीक है। 1 से 3 आपकी क्लास रहेंगी। और जैसे ही क्लास खत्म होगी बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। अगर क्लास 2:45 बजे खत्म होगी तो 2:45 बजे, या जैसे ही आपकी क्लास खत्म होगी, या 3:15 बजे खत्म होगी तो 3:15 बजे, जैसे क्लास खत्म होगी वैसे आपकी एक टेस्ट होंगी। और उस टेस्ट के अंदर में क्या क्या आपको इनाम मिलेंगे वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर में भी आपका आंसर आप लोगों ने लगा दिया होगा होपफुली। 63rd बीपीएससी के अंदर का क्वेश्चन है ये आपका। नाउ फ्रेंड्स, आपको बताना है विच प्लेट्यू ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ आयरन इन स्टील इंडस्ट्रीज। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा कहाँ पर में पाई जाती है, ये बता देंगे आप सभी लोग। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा कहाँ पर में पाई जाती है। 3000+ लाइक्स आप लोगों ने कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अनिल सर, आप टीचिंग परीक्षा जो बच्चों को दे रही है किसी ने नहीं दिया, ईश्वर समान नहीं। देखिए ईश्वर समान नहीं, ईश्वर की कृपा है हरिओम जी, उसी की वजह से चल रहा है काम, ठीक है। वो एक सॉन्ग था ना कि मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, ठीक है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो अब आप ईश्वर को कोई भी नाम से पुकार लीजिए, ठीक है। अल्लाह बोलिए, गॉड बोलिए, आप जीसस बोलिए, जो बोलिए, कृष्णा बोलिए, जो बोलना है। जो भी एक सुप्रीम पावर है बस वो चला रहा है सब कुछ, ठीक है। वो चला रहा है और वो दे रहा है, तो हम सब कर पा रहे। थैंक यू पूनम कुमारी जी। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, छोटा नागपुर का पठार जो है आपका वहां पर में। अब ये छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, ये यहाँ पर में आप देख सकते हो। ये बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल का जो इलाका है ना, झारखंड और पश्चिम बंगाल और थोड़ा सा हिस्सा बिहार का, तो ये छोटा नागपुर का पठार है। यहाँ पर में आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि यहाँ पर में लोहे की खदानें हैं। लोहे की खदानें होने के कारण वहाँ पर में लोहा निकालना और उससे फिर स्टील बनाना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर में आयरन और बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। निम्नलिखित में से किस उद्योग का छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में अधिकतम संकेंद्रण है। अब उल्टा क्वेश्चन पूछ लेगा तो उसको क्या लगता है कि हम आंसर नहीं कर पाएंगे यहाँ पर में, ठीक है। जल्दी जल्दी बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका जी। तो निम्नलिखित में से किस उद्योग का छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में अधिकतम संकेंद्रण है। तो छोटा नागपुर क्षेत्र में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा पाई जाती है। अब उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया था आप लोगों से, आप लोगों ने आंसर कर दिया सिंपल से, है ना। चलिए, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स, इन विच प्लेस वाज द फर्स्ट जूट मिल। बात हो रही है आपकी, एक होती है कॉटन मिल की और एक होती है जूट मिल। अब आप बताइए जूट मिल सबसे पहले कहां पर में खोली गई थी। और इसको प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क करें आप सभी लोग। मैंने आप लोगों को जो ई बुक दिया हुआ था एग्जाम के पहले, आप लोगों को ये क्वेश्चन तो बाद में, एग्जाम से पहले मैंने आपको ई बुक दिया हुआ था ऐप के ऊपर में, जिसमें क्वेश्चंस थे आप लोगों के लिए फ्रेंड्स। 1 लाख के करीब क्वेश्चन जो है वो टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में अवेलेबल है आप लोगों के लिए। अगर कोई बच्चा सच में इस्तेमाल करे ना फुल कोर्स का, तो वो जो आई थिंक 999 रुपये और 650 रुपये आपके लिए वो बहुत कुछ भी नहीं है। वो 1 लाख के करीब क्वेश्चंस ई बुक्स के फॉर्मेट के अंदर में, क्वेश्चंस के फॉर्मेट के अंदर में, इमेज वाले इसके अंदर में आप लोगों के लिए अवेलेबल है पूरा मिला के। हर लेक्चर के बाद में क्विज अवेलेबल है। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, जूट मिल कहाँ पर में सेटअप की गई थी 1855 के अंदर में। तो ये आ जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स कोलकाता के अंदर में। और कहाँ पर में, कौन से इलाके के अंदर में, कोलकाता के भी कौन से वाले इलाके के अंदर में की गई थी, रिसड़ा के अंदर में, ठीक है। कोलकाता के, हुबली इज इन कोलकाता, ठीक है, लेकिन रिसड़ा के अंदर में की गई थी, ये याद रखना। कोलकाता के अंदर, कोलकाता के पास में रिसड़ा नाम का इलाका है, वहां पर में की गई थी। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये कितने लोगों को पता था ये बात, और ये आप लोगों के ऐप के अंदर में अवेलेबल था ये क्वेश्चन पूछे जाने के भी पहले आप लोगों का, ठीक है।
तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखेंगे आप सभी लोग। जूट मिल, जूट क्या है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, जूट को, ठीक है, जो जूट है इसको पटसन भी कहा जाता है, पटसन, है ना, पटसन। गोल्डन फाइबर के नाम से भी इसको जानते हो, गोल्डन फाइबर। कितने लोगों को पता है कि गोल्डन फाइबर, पूछा था आपसे कि गोल्डन फाइबर के नाम से किसको जानते हैं, गोल्डन फाइबर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओके, भारत जो है वो सबसे बड़ा जूट का प्रोड्यूसर है, जूट उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा भारत है। जूट जो है वो जूट जूट जो निकाला जाते हैं, जूट के रेशे, वो जूट के पौधे के कौन से भाग से निकाले जाते हैं? क्या वो जूट का फूल है, क्या जूट के पौधे की जड़ें हैं, जूट के पौधे की टहनियाँ हैं, या जूट के पौधे का तना होता है उससे निकालते हैं? तो ये जूट का पौधा है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अभी ये जब रफ बनाया तो ये होता है तना, ठीक है, इसको स्टेम बोलते हैं, स्टेम हिंदी में उसको बोलते हैं तना। तो ये जो तना होता है ना, इसमें से रेशे रेशे ऐसे निकाले जाते हैं और आपका बन जाता है पूरा का पूरा जूट। ओके, तो ये जूट जो है ना, याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, रिसड़ा नाम की जगह है आपका कोलकाता में, वहां पर में सबसे पहली जूट मिल खोली गई थी, भारत की पहली जूट मिल। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे, ताकि और भी जो क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व कर पाए। जी, तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों का है द नेम द ऑथर ऑफ द बुक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम की जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? ये पूरी की पूरी लिस्ट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी से बता देंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, देखिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है फ्रेंड्स, जाति का उन्मूलन, ठीक है, जाति प्रथा को खत्म करना, डॉक्टर बी आर आंबेडकर की पुस्तक है ये, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, ए इज द करेक्ट आंसर। और देखिए कितनी सारी बुक्स है और जो न्यूज़पेपर्स है, मैगजीन्स है जो डॉक्टर बी आर आंबेडकर ने निकाली थी, आप हिंदी में भी देख सकते हो पूरा का पूरा। आप मुझे बताइए कि क्या यहाँ पर में बहिष्कृत भारत, ठीक है, ये आप लोगों का नहीं आया था एग्जाम के अंदर में? क्या मूक नायक किसके द्वारा निकाला गया साप्ताहिक था? ये एग्जाम के अंदर में नहीं पूछा जाता है आप लोगों से। इसके अलावा, ठीक है, जाति का उन्मूलन, जिसको आप लोग यहाँ पर में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बोलते हो, ये पुस्तक भी लिखी थी इन्होंने, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का उन्मूलन, ठीक है, पाकिस्तान पर विचार। ओके, इसके अलावा, ठीक है, बुद्ध या कार्ल मार्क्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये वाली, बुद्ध या कार्ल मार्क्स। ओके, यहाँ पर मैं आप लोगों का लिख देता हूँ, बुद्ध या कार्ल मार्क्स, बुद्ध या कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स सही थे या बुद्ध से, या उनके क्या विचार में समानता है, क्या अलग अलगता है वो। पाकिस्तान या पार्टीशन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ठीक है, पाकिस्तान या पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान या भारत का विभाजन, ये पुस्तक भी उन्होंने लिखी थी। उन्होंने बोला था कि भाई पाकिस्तान बन रहा है या भारत का विभाजन हो रहा है, और कब लिख दी थी? देखिए दूरदर्शी, ठीक है, दूरदर्शन नहीं तो बोलेंगे डॉक्टर बी आर आम्बेडकर दूरदर्शन थे क्या? दूरदर्शन नहीं, दूरदर्शी, दूर से दूर का देखने वाले। 1945 में उन्होंने ये पुस्तक लिख दी थी, और बाद में जाकर वही हुआ जो इस बात का डर था। ओके, तो ये बिल्कुल आपको ये ऐप में मिल गया पूरा का पूरा, इमेज वाले सेक्शन में डाल देंगे इसको, और वहां पर मैं इसके डाल देंगे। और मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज टेलीग्राम पे भी बच्चों को डाल देना, ताकि बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाइए, और इसको इंस्टाग्राम के ऊपर में भी डाल देंगे, इंस्टाग्राम के ऊपर में भी, ताकि आप लोग इसको पढ़ सके अच्छे से। अगर आप चाहते हो कि इसके मैं क्विज वगैरह करवा दूं तो मुझे कमेंट में बताना, मैं करवा दूंगा आप लोगों के लिए क्विज भी। बाकी फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग, उससे पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि जो बच्चे आज जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, वो TRE 3.0 का कोर्स फ्लैट 60% ऑफ के ऊपर में, ठीक है, फ्लैट 60% ऑफ के ऊपर में आज आप ले सकते हो। BPSC TRE 3 कोड का इस्तेमाल कर लेना, और जो BPSC 4 में एनरोल होना चाहते हैं वो BPSC TRE 4 कोड का इस्तेमाल करके 50% ऑफ ले सकते हैं BPSC के इन कोर्सेज के ऊपर में। आज के लिए वैलिड है। विथ रेफरेंस टू द चंपारण सत्याग्रह, कौन सा वाला करेक्ट है बताइए? इट एम वॉज टू लुक इन टू द प्रॉब्लम ऑफ तीन कठिया सिस्टम। तीन कठिया सिस्टम के मेन प्रॉब्लम थी इसकी। तीन कठिया सिस्टम बताइए यहाँ पर में, बिहार की योजना और स्कीम भी करवा दीजिए सर। अच्छा चलिए बताइए यहाँ पर में कितने लोग चाहते हैं? अभी कुमार जी, मैं आपको बता दूं कि आज जो मैंने बांटा हुआ है ना, उसमें क्या है आपका 3 बजे पहले 3 से 5 आपकी एक क्लास होने वाली है। आज 7 से 9 आप लोगों की करंट अफेयर की भी क्लास होंगी उसके अंदर में, और 10:30 से 11:30 जो क्लास होने वाली है, 5वां जो घंटा रहेगा, उसमें मैं आप लोगों को बिहार का ही जीके करवाने वाला हूँ, बिहार के इंपॉर्टेंट जीके। तो देखिए फ्रेंड्स, तीन कठिया सिस्टम का मतलब क्या होता है पहले ये समझो आप लोग। तीन कठिया सिस्टम का मतलब होता है कि एक खेत है, उसको 20 हिस्सों में बांट दो आप। ओके, इस तरीके से 20 हिस्सों में बांट दो, उनमें से कम 3 हिस्से में, इतने हिस्से में आपको क्या करना पड़ेगा? नील की खेती उगानी पड़ेगी। तो तीन कठिया सिस्टम प्रॉब्लम थी चंपारण सत्याग्रह में, किसानों से ज़बरदस्ती जो है
3 कठिया जो एरिया होता था उसके ऊपर में खेती करने बोली जाती थी नील की। राजकुमार शुक्ला जो थे उन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया था कि आइए पधारिए चंपारण के अंदर में। राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी ऐसे लोग थे जो गांधी जी के साथ में जुड़े इस मूवमेंट के अंदर में। तो तीनों के तीनों सही है, आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी। कितने लोगों को सही हुआ ये पॉइंट आपका बता देंगे जल्दी जल्दी से। थैंक यू वेरी मच आफ्ताब जी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 के अंदर में हुआ था। किस प्रॉब्लम को लेकर हुआ था? 3 कठिया सिस्टम। 3 कठिया मतलब 20, अगर आप खेत को 20 हिस्सों में बांट दो तो उनमें से 3 हिस्सों के अंदर में आपको नील की खेती करना कंपलसरी था। लेकिन भाई नील का पौधा जो है वो आसपास की फसलों को भी तो नुकसान पहुंचाता है, पूरा जो न्यूट्रिशन है उसको चूस लेता है। तो राजकुमार शुक्ल जो है उन्होंने गांधी जी से मिले, वो 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था, लखनऊ समझौता जब हुआ था ना उस समय में। तो गांधी जी से मिले, गांधी जी को बोला गांधी जी प्लीज़ आइए ना यार, उधर में देखो थोड़ा प्रॉब्लम है, भसड़ मची पड़ी उधर में। वो गांधी जी आए फिर 1917 में। राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई गांधी जी के पर्सनल असिस्टेंट बने थे बाद में। ठीक है, महादेव देसाई की जो मृत्यु है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है, पूना में हुई थी, आगा खान पैलेस में। मैं आगा खान पैलेस गया था, मैंने वहाँ वो भी देखा है जहाँ महादेव देसाई जब रखा गया था गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन के समय में कैद करके, तो उनके साथ में उनकी वाइफ को भी रखा। ठीक है, और उनके पीए जो महादेव देसाई थे वो भी थे। अब गांधी जी पता नहीं, मैं तो सोचता हूँ कभी कभी गांधी जी, कस्तूरबा भी वहीं पे थी। अब गांधी जी ये सोच रहे होंगे यार तुमने कैद करके मेरे को मतलब इतनी बड़ी सजा दे दी, अब तुमने सब सारे नेताओं को अलग अलग रखा। ठीक है, जितने भी थे, जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर की जेल में रखा, वल्लभ भाई पटेल को अहमदनगर की जेल में अकेले अकेले रखा, उनको उनकी पत्नी के साथ में नहीं रखा। यहाँ पर मैं तुमने ज़बरदस्ती मतलब जो है कस्तूरबा को भी यार थोड़ा तो समय देते यार, पर्सनल अलग से गांधी जी थोड़ा सा विचार करते, कुछ सोचते समझते। ठीक है, तो कस्तूरबा गांधी को भी उन्हीं के साथ में रख दिया था उन्होंने। चलिए, तो महादेव देसाई मैं आपको बता रहा था वो भी उनके पीए थे, उनकी मृत्यु भी आगा खान पैलेस में उनके साथ मतलब वहीं पे थे, वहीं पे आगा खान पैलेस में हुई थी। नरहरि पारेख ये भी गांधी जी से यहीं पे मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पर में ये बता देंगे आप सभी लोग। और अभी 3 बजे जितने भी बच्चे हैं वो प्लीज़ 3 बजे ज़रूर जुड़ जाना ऐप की क्लास के अंदर में। ठीक है, ताकि आप सभी लोग पूरा सेशन पूरे आज 5 घंटे दे दो आज आप मेरे से, आज आप मुझे। ठीक है, मैं आज आपसे 5 घंटे मांग रहा हूँ, आज 5 घंटे आप पूरा मुझे दे दो। बहुत मेहनत लगी है फ्रेंड्स ये सारा करने में, पूरा बनाने में। कल 1 बजे एग्जैक्ट सभी लोग आ जाएंगे, जल्दी से कमेंट करके भी बता देंगे मुझे कि कल एग्जैक्ट 1 बजे आ जाएंगे सर, ताकि पूरा सेशन अच्छे से देख सके। इसके बाद में मैं इनाम की आपको बता देता हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? तो वो था बिहार का। कितना था? अब आप लोग बताओ जल्दी से, कितना था? सबसे ज़्यादा बिहार का था, कितना था? ठीक है, बताइए कितना था बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था, तो कितना था? वेरी गुड फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर हम 1 किलोमीटर का बक्सा ऐसे बना दे, ठीक है, ऐसा स्क्वायर बना दे बिल्कुल ऐसा 1-1 किलोमीटर का, ओके, तो हर 1 किलोमीटर के अंदर में 1106 लोग रहते हैं बिहार में। इतना सबसे ज़्यादा, मतलब कि जितना एरिया है उसके हिसाब से कितनी लोग रहते हैं, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। और कितना है? 1106। मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, केवीएस के अंदर में, केवीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, कोई बता सकता है मुझे? पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया, केवीएस में आया हुआ क्वेश्चन है आपका ये। और मैं आपको 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूँ, जो भी इधर उधर के डेटा होते हैं जो बाद में आए हुए वो वाले नहीं, 2000 जो ऑथेंटिक डेटा है वो आपका। तो 2011 की जनगणना वाला ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा जब तक कि नई वाली सेंसस नहीं हो जाती। 382 भारत का था और बिहार का है 1106। आप सोच लीजिए पूरे भारत के मुकाबले में बिहार का कितना ज़्यादा है जनसंख्या घनत्व। ओके, चलिए, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है फ्रेंड्स आप लोगों को ये याद रखना है कि बिहार की दशकीय वृद्धि दर 25.42% थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिहार का लिंग अनुपात कितना है, मतलब कि हर 1000 लड़कों के मुकाबले में कितनी लड़कियां हैं? 918। लड़कों पढ़ लो, ठीक है। क्या हो गया है भाई इसको? आज जो है ना एनालिटिक्स का कुछ तो भी दिक्कत है, कंटिन्यूसली वो छोड़ दे रहा है यहाँ पर में, और डेटा भी करेक्ट तरीके से रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए, मतलब जो मैं देख पा रहा हूँ कि कितने बच्चे जुड़े हुए, क्योंकि वो कम ज़्यादा एकदम से वो हो रहा है कुछ, आई थिंक टेक्निकल ग्लिच आया है यूट्यूब के अंदर में। तो 918 पढ़ लो, पहले ही लड़कियाँ कम हैं। ठीक है, तुम्हारा कुछ नहीं होना जाना, तुमको भी पता है कि कोई सरकारी जॉब लगेंगे
या कुछ होगा तो तुमको कुछ मतलब चांस बनेगा तुम्हारा, नहीं तो अदरवाइज तुम्हारा कुछ नहीं बनने वाला, वैसे भी लड़कियां कम है। ओके, साक्षरता दर कितनी है? 61.80% है, ये भी थोड़ा सा याद रख लो आप सभी लोग फ्रेंड्स। ओके, मेल लिटरेसी 71.20% है, और फीमेल लिटरेसी जो है फ्रेंड्स 51.5%। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो ये क्वेश्चन लगा दिया जाए। पॉपुलेशन, बिहार जो है पूरे भारत का कितना % पॉपुलेशन एक्वायर करती है? 8.58% है, तो हम इसको नियरली 8.60% लिख लेते हैं। और आज मैं 10:30 बजे वाली क्लास के अंदर में आपको सारा का सारा ये सारे क्वेश्चंस करवाने भी वाला हूँ, सारा पॉइंट और पूरा का पूरा करवाऊंगा बिहार के जीके के अंदर में आज 10:30 बजे। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किसके तट पर पाई जाती है? प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ जो होते हैं ना, समुद्र के अंदर में पाए जाने वाले छोटे छोटे से जानवर होते हैं, छोटे छोटे से, ठीक है। तो ये जो हाँ जी, बफरिंग का भी इशू कुछ लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर में हो रहा है। आई थिंक कुछ यूट्यूब का ही तरफ से आज कुछ ग्लिच है, ठीक है, क्योंकि डेटा भी पूरा वो हुआ पड़ा है। बट कोई नहीं, क्लास आ रही है, वीडियो आ रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों की तरफ में। ओके, तो देखिए यहाँ पर में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किसके तट पर पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया के तट पर पाई जाती है। ओके, इसको ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं। तो ग्रेट बैरियर रीफ, मैं टीम से चाहूँगा कि यहाँ पर में आप देखिए, ये हमारी दुनिया का एक छोटा सा एक हिस्से का मैप, ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर में ग्रेट बैरियर रीफ है, पूरा प्रवाल भित्ति, छोटे छोटे जानवर जो है एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक जमा होते जाते हैं, उनकी अस्थियां, और करोड़ों सालों के बाद में पूरा पहाड़ खड़ा हो जाता है। तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोरल रीफ, ये आप लोगों का यूपी टेट पेपर 1 के अंदर में भी क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स। यूपी टेट पेपर 1 के अंदर में जो लास्ट टाइम हुआ था, अभी तो 2 साल से हुआ नहीं, लेकिन जो लास्ट टाइम हुआ था उसमें आया था दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ कहाँ पर में? ओके, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ग्रेट बैरियर रीफ, द ग्रेट बैरियर रीफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ, डायरेक्टली प्लीज इसको लिख लो एक बार, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मैं बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, प्लीज इसको कर लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनसीईआरटीज के अंदर में इनके बारे में कुछ दिया हुआ है, कुछ पॉइंट्स, मैं एक लिस्ट भी आप लोगों को दे रहा हूँ। अगर मैं आपसे बात करूँ, अफगानिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है? रूस की, चीन की, यूएसए की, ठीक है, जल्दी जल्दी से बता देंगे। मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, पहले एक ना लिस्ट दिखाता हूँ, पहले आप लोग आंसर कर लो, फिर मैं एक लिस्ट दिखाता हूँ, फिर आप लोग फिर से आंसर करना इसका, ठीक है, फिर आंसर करना आप लोग इसका जल्दी से। पहले एक बार आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिए। और 3700 से ज़्यादा 3782 लाइक्स यहाँ पर में हो चुके हैं, इंटरनल जो डेटा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर में फ्रेंड्स, गूगल स्टूडियो में, यूट्यूब स्टूडियो के अंदर में। तो जल्दी जल्दी से आप लोग लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे। और जिन लोगों ने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, आपको बता दूं कि कल 1 बजे सभी लोग जुड़ जाएंगे नाउ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका भारत में हमारी संसद, पार्लियामेंट इसको कहते हैं हम लोग, राज्यसभा लोकसभा से मिलकर बनती है, ठीक है। मालदीव और ईरान के अंदर में इसको मजलिस कहा जाता है, मालदीव, ठीक है। अभी मजलिस का इलेक्शन हुआ था मालदीव के अंदर में, ठीक है, वो मोइज़ू की पार्टी फिर से जीत गई वहाँ पर में, मतलब उन्होंने मेजोरिटी ले ली अब मजलिस के अंदर में भी, भारत के लिए बड़ी बुरी खबर थी वो। तो मालदीव की संसद को मजलिस कहते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं, राष्ट्रीय पंचायत। रूस की संसद को कहते हैं ड्यूमा, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर में भी पढ़ा था हमने, रूस के अंदर में ड्यूमा जो है 1905 में पहली ड्यूमा बनी थी। चीन की संसद को कहते हैं नेशनल पीपल्स काउंसिल, ठीक है, नेशनल पीपल्स काउंसिल। ओके, संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद को कहते हैं कांग्रेस, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, कांग्रेस कहा जाता है, ठीक है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट, इन दोनों से मिलकर बना है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर में कांग्रेस। इराक नेशनल असेंबली। अफगानिस्तान की संसद को कहते हैं शोरा, शोरा, ठीक है। आप लोगों में से कितने लोगों को ये बात पता थी कि अफगानिस्तान में जो संसद की बिल्डिंग है वो भारत ने गिफ्ट की है? कितने लोगों को पता था आप लोगों में से, जल्दी बताओ। भारत ने गिफ्ट किया अफगानिस्तान की जो संसद की बिल्डिंग है, उसको भारत ने गिफ्ट किया है, अफगानिस्तान को भारत ने बनाकर दिया है, ठीक है। बांग्लादेश की जातीय संसद। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे फ्रेंड, जल्दी से बताओ, सभी लोगों का आंसर आ जाना चाहिए कमेंट में। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर में, ठीक है, अफगानिस्तान शोरा, ठीक है। उसके बाद में रशिया ड्यूमा, तो ए की जोड़ी लगेंगी 2 के साथ, पी की जोड़ी लगेंगी यहाँ पर में आपकी 1 के साथ, सी की जोड़ी लगेंगी आप लोगों की जो है 4 के साथ, और डी की जोड़ी यूएसए कांग्रेस कहा जाता है, डी की जोड़ी 3 के साथ। 2143 2143 2143 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। क्या बात है, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स,
ठीक है, आप लोगों के आंसर्स भी आ रहे हैं और हम लोग 4000 लाइक्स के तरफ में कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं। तो जितने भी बच्चे वो अपना अपना कंट्रीब्यूशन जरूर देते रहेंगे फ्रेंड्स, लाइक एंड शेयर की मदद से भी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? मान लीजिए ये है नीतीश कुमार जी, यार एडजस्ट कर लेना नीतीश कुमार जी, ठीक है, आप ऐसी थोड़ा सा, नीतीश कुमार जी की फोटो मेरे पास में नहीं है अभी यहाँ पर मैं लगी हुई डायरेक्टली, नहीं तो मैं डायरेक्ट उन्हीं को भी दिखाता। ठीक है, नीतीश कुमार जी है। अब इन्होंने क्या किया, राज्य कोई विधानसभा से कानून पास करवाया, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों से पास हो गया, क्योंकि विधानसभा विधान परिषद दोनों है बिहार के अंदर में, द्विसदनीय विधायिका है। अब क्या हुआ, यहाँ से पास हो गया। अब राज्यपाल को अपना हस्ताक्षर देने पड़ते हैं, राज्यपाल को। राज्यपाल के पास में जो है फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 200 के तहत एक शक्ति है कि वो उसको पास कर देंगे या फिर उसको अपने पास रख लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए उन्होंने बोला कि भाई ये तो बहुत बड़ा मैटर है, इसको मैं नहीं देखता, मैं इसको देखूंगा नहीं, मैं इसको राष्ट्रपति को भेजा और राष्ट्रपति इसके ऊपर में फैसला लेंगे, भाई मैं नहीं पढ़ना चाहता इस भसड़ में, बड़ा मामला है ये, तो वो आर्टिकल नंबर 201 का इस्तेमाल करके जो है क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति को भेज सकते हैं वो बिल, या उनके विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं कि जब तक राष्ट्रपति इस पर फैसला नहीं लेते तब तक मैं इसके ऊपर में कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 201 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति के लिए कोई भी विधेयक को राज्यपाल आरक्षित रख सकते हैं। आर्टिकल नंबर 200 जो है वो सेल्फ का है उनका, मतलब कि खुद वो उसके ऊपर में अनुमति देते हैं कि ठीक है आपने पास कर दिया, ओके पास, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए उन्होंने राष्ट्रपति के लिए रखना है तो आर्टिकल नंबर 201 का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, पूछते एग्जाम के अंदर में ये वाला आर्टिकल आपसे। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है, रिविजन इज द की टू सक्सेस। क्या आप लोगों को पता है, आज मैंने आप लोगों को एक और चीज़ पढ़ाया था कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। ये राज्यपाल होने के लिए आर्टिकल कौन सा है, राज्यपाल होगा, ये आर्टिकल नंबर 153 में दिया हुआ है। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल को अपॉइंट कौन करता है, ये वाला आर्टिकल जो है आप लोगों का, उनकी अपॉइंटमेंट 155 में दी गई है। और कौन अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट भी प्लीज़ याद रख लीजिए आप सभी लोग। नेक्स्ट जो है यहाँ पर मैं हमारे पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर मैं एक स्लाइड, जिसके तहत आर्टिकल नंबर 200 गवर्नर जो है अपनी सहमति दे सकते हैं किसी विधेयक को। अगर उनको लगता है कि राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना है तो 201 का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि विधानसभा विधान परिषद सदन में नहीं है अभी, मतलब उनका सत्र नहीं चल रहा है, तो ऑर्डिनेंस अध्यादेश निकाला जाता है। आपको पता है ना, अध्यादेश टेम्पररी कानून होता है, काम चलाऊ कानून, थोड़े समय के लिए निकाला जाता है, फिर जैसी विधानसभा विधान परिषद बैठेंगी उसको पास करवाना होता है। और सेम चीज़ केंद्र सरकार में भी होती है, केंद्र सरकार में राष्ट्रपति भी ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं, थोड़ा टेम्पररी कानून कुछ समय के लिए अगर अर्जेंट है तो अगर राष्ट्रपति को अध्यादेश निकालना है, राष्ट्रपति को, तो वो निकालते हैं आर्टिकल नंबर 213 के तहत, ठीक है आपका सॉरी 123 के तहत, ओके, आर्टिकल नंबर 123 के तहत। और वही अगर मान लीजिए कि गवर्नर को निकालना है तो गवर्नर साहब किससे निकालते हैं, गवर्नर साहब निकालते हैं आर्टिकल नंबर 213 के तहत। तो राष्ट्रपति के ऑर्डिनेंस निकालने की शक्ति का आर्टिकल और गवर्नर के जो है ये अध्यादेश निकालने की शक्ति का आर्टिकल, दोनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, किस वर्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी, कोई बता सकता है यहाँ पर में? एक इसके ऊपर में तो पोल होना चाहिए। ठीक है, पोल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। चलिए, पोल मैंने पुश कर दिया आप लोगों की तरफ में, जल्दी से इसका आंसर करेंगे आप सभी लोग। एंड बाय द वे फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि 5 लाख आपका लेक्चर जब मैं ले रहा हूँ 5,27,000, ठीक है, प्लस सब्सक्राइबर्स का आपका परिवार हो चुका है। ठीक है, सब्सक्राइबर्स का परिवार हो चुका है हमारा, और हम कंटिन्यूसली तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ इसके लिए भी, जो हम कंटिन्यूसली हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो अगर आप लोग कहो तो मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ ये वाली चीज़ आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आ जाइए। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ओके, नेशनल कमीशन जो है यहाँ पर में आपका, इसकी स्थापना कब की गई थी, ये क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्टली पूछ रहा है ना। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर में, 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की इसकी स्थापना। ओके, अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी आप लोगों का 12 अक्टूबर 1993 को, 1993 को। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मैं क्वेश्चन देखूँ आप लोगों का, तो क्या कहीं पे भी आप लोगों को दिख रहा है 1993?
बताओ, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना यहाँ पर में, तो आंसर अब क्या होगा आप लोग लगाइए, देखते हैं, क्योंकि आप लोगों का आंसर लगाना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोग जब तक आंसर नहीं लगाओगे, ठीक है, तब तक कैसे चलेगा। और यहाँ पर मैं मेरे हिसाब से डेटा के अंदर में कंटिन्यूसली बहुत सारे फ्लॉज आए। यूट्यूब आज बहुत स्लो डेटा दे रहा है, जैसे मैंने अभी रिफ्रेश किया तब जाके डेटा जो है यहाँ पर में रिफ्रेश हो रहा है मेरे तरफ में। ओके जी, 4100 से ज़्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिया अब तक, जब रिफ्रेश किया मैंने तब उसके बाद में मुझे दिख रहा है। तो आंसर नन ऑफ दी अबव होगा। क्या होगा आंसर? तारीख के साथ बताओ मुझे, तारीख के साथ में लिखेंगे सभी के सभी लोग। तारीख लिखिए जल्दी से और बताइए जी। तो 1993 के अंदर में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट पास हुआ था हमारे भारत के अंदर में, और उसी के तहत 12 अक्टूबर 1993 को ये कानून पास हुआ आप लोगों का। ठीक है, चलिए, तो ये थोड़े सा कुछ पॉइंट थे फ्रेंड्स जो आप लोगों ने याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते जल्दी जल्दी से हम लोग यहाँ पर में निम्नलिखित से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है। समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है ऐसी चीज जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो देखिए, कृषि जो है फ्रेंड्स ये स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है, राज्य की सूची में आता है। पुलिस राज्य की सूची में आती है। ठीक है, और जो फॉरेस्ट है पहले राज्य की सूची में आता था, स्टेट में पहले। ठीक है, अब इसको हटाकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया, कॉन्करेंट में। ठीक है, समवर्ती सूची में डाल दिया गया यहाँ पर। तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले ये स्टेट लिस्ट में आता था, लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार के समय फॉरेस्ट के मामले जो है वो केंद्र से, राज्य से हटाकर केंद्र सरकार को दे दिए गए। इवन एजुकेशन आपका कॉन्करेंट में आ गया है। पहले क्या था, ये स्टेट की सूची में आता था, राज्य सरकार की सूची में, लेकिन अब इसको हटाकर किस में डाल दिया गया है? अब इसको हटाकर डाल दिया गया आप लोगों का कॉन्करेंट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट का कंसेप्ट, समवर्ती सूची का कंसेप्ट कौन से देश से लिया है हमने? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, टीआरई के अंदर में पूछा गया प्रश्न आपका किसी एक शिफ्ट में, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कॉन्करेंट लिस्ट, जिसका मतलब होता है कि दोनों ही कानून बना सकते हैं। 4300 से ज़्यादा लाइक्स कर दिए फ्रेंड्स आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। और आपकी ये देखिए वो लिस्ट है आप लोगों की जो आपके बिहार स्टेट बोर्ड की बुक से निकाली है। ठीक है, केंद्र सरकार की सूची में रक्षा आती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बंदरगाह, रेलवे, हाईवे, संचार, ये केंद्र सरकार की सूची है। राज्य की सूची में सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर वगैरह की शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस, ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अस्पताल, दवाखाने, साफ सफाई, खेती किसानी मतलब आपका एग्रीकल्चर, न्याय, ठीक है, दोनों की लिस्ट में आता है। शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन, तलाक के मामले, शादी के मामले, ये दोनों के इसके अंदर में आते हैं। ठीक है, समवर्ती सूची के अंदर में। तो ये थोड़ा सा आपने याद रखना था ना फ्रेंड्स। अब मैं आपको बता दूं कि कल आप लोगों का टीआरई 3 और टीआरई 4 के सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने एग्जैक्ट 1 बजे आ जाना। 1 बजे का अलार्म अभी के अभी लगा लो, सभी के सभी बच्चे अभी लगा लेंगे, क्योंकि जो बच्चा पूरी लाइव क्लास देखेगा कल, वही आगे में जो है फ्रेंड्स टेस्ट दे पाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको टेस्ट देना है, टेस्ट देने के बाद में आप प्राइस जीतोगे इसके अंदर में। ओके, जो बच्चे यहाँ पर में अभी इसमें जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आज आप लोगों की 5 घंटे की क्लास अभी बस 3 बजे से 3 से 5, फिर 7 से 9 और फिर 10:30 से 11:30 भी आपकी क्लास है, ऐसे 5 घंटे क्लास होंगी आज। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, टीआरई 3 और टीआरई 4 दोनों में होंगी, रिवीजन बैचेस के अंदर में भी होंगी वो क्लास। तो जो बच्चे रिवीजन बैच में, वो लोग भी जरूर आइए। मैं आज आप लोगों से 5 घंटे आप लोगों के मांग रहा हूँ, जो बच्चे हैं आप लोगों से मांग रहा हूँ, ठीक है, कि आज दे दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वाला सेशन है आपका। बाकी जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं 60% ऑफ आपको बीपीएससी टीआरई 3 आप लोग इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, बीपीएससी टीआरई 4, बीपीएससी 4 के लिए आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, चलिए, बाकी आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों के लिए जो बच्चे कल जो फर्स्ट आएगा, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर में हम लोगों ने रखा हुआ है 1000 रुपीज़ का अमेजोन वाउचर, उसको मिलेगा। ठीक है, सेकेंड नंबर पर जो आएगा फ्रेंड्स उसको हम लोगों ने आई थिंक 800 रुपीज़ था, आप लोग एक बार मेरे को कन्फर्म कर देंगे यहाँ पर में। ठीक है, 800 रुपीज़ आपका। थर्ड नंबर पे जो बच्चा रहेगा, ठीक है, उसको 700 रुपीज़ मिलेंगे यहाँ पर में। उसके बाद में 4th से लेकर, ठीक है, आपके 10th नंबर तक, ठीक है, 10th नंबर तक जो भी बच्चे रहेंगे उनको कॉम्प्लीमेंट्री 500 रुपीज़ का जो है वो कूपन मिलेगा, या फिर अमेजोन वाउचर, या फिर आप लोगों को यूपीआई के थ्रू ट्रांसफर भी किया जा सकता है, आप जो आप लोगों की मर्जी रहेंगी उसमें। मैं ये 3 बच्चों को, जो टॉप 3 आने वाले, आप क्या एक्सेप्ट करते हो चैलेंज? कल अगर पूरा सेशन देख लोगे तो क्या पता आप जीत जाओ इसके अंदर में। अगर 50 में से 50 नंबर ला लिए आपने, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, अगर 50 में से 50 नंबर ला लिए तो एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ मैं दूंगा। या आप लोगों के लिए बहुत छोटा अमाउंट होगा, 1000 रुपये, 500 रुपये हो सकता है, भाई बड़े बड़े लोग आप लोग, ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत छोटा अमाउंट होगा किसी के लिए। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये पारितोषिक जो है ना, ये आप लोगों को मोटिवेट करेगा पढ़ाई करने के लिए। मेन चीज़ समझिए आप लोग, ठीक है, आप लोगों के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए है ये चीज़। ओके,
यहाँ पैसे से ज़्यादा है इंपॉर्टेंट आपका कि इस बहाने खेल खेल में पढ़ाई हो जाएंगी आप लोगों की, ये चीज़ है आप लोगों के लिए। ओके चलिए, तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग हमारे कल वाले सेशन के अंदर में भी, और आज अभी 3 से 5 जो भी पेड वाले बच्चे वो 3 से 5 में आ जाएंगे, और कल प्लीज़ आप लोग 1 बजे ज़रूर आ जाना ताकि आप लोग टेस्ट को में पार्टिसिपेट कर सके। लाइव ओनली रहेगा, ठीक है, जो बच्चा लाइव देखेगा वो आएगा। 4500 से ज़्यादा आप लोगों ने लाइक्स कर दिए, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स इस आप लोगों के प्यार के लिए भी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू। जी हाँ, टेस्ट जो है वो सारे लोग दे पाएंगे, टेस्ट कल की टेस्ट बिल्कुल फ्री रहेंगी, सारे लोग दे पाएंगे कल टेस्ट, तो सभी लोग आना है, सभी के लिए फ्री है कल की टेस्ट, 1 से 2, 1 से 3, ठीक है, बाय, थैंक यू।